नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टैटिक ज्ञान पर। आज हम झारखंड में 1947 से राज्य में आर्थिक विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे झारखंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में, उसके बाद जानेंगे झारखंड की जलवायु के बारे में, फिर जानेंगे झारखंड की प्रमुख नदी, प्रमुख जलप्रपात, झील, बांध, नदी घाटी परियोजना, झारखंड की सतही मिट्टी, खान एवं खनिज, परिवहन एवं संचार के बारे में जानेंगे। तो ये आज हम लोग का मुख्य टॉपिक है। विशेष इस टॉपिक में हम लोग को जियोग्राफी के बारे में जानना है, तो झारखंड में किस तरह की जियोग्राफी है तो उसको बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एक एक टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे झारखंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में। यहाँ की भौगोलिक स्थिति किस तरह का है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि झारखंड 24 जिलों से मिलकर के बना है। यह भारत का 28वां राज्य है। इसकी भौगोलिक स्थिति निम्न प्रकार है। तो 24 को जिला से फिलहाल 24 को जिला है, लेकिन जब बना था तो यहाँ पे 18 जिला ही बना था। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए कुछ दिया हुआ है। झारखंड की उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, 21 डिग्री 58 मिनट से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। ठीक है, फिर इसका देशांतर क्या है? तो देशांतर जो विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट पूर्व के बीच है। ठीक है, तो पूर्वी देशांतर के बीच है ये। अब इसका देखिए क्षेत्रफल जो है 79,714 वर्ग किलोमीटर है। इसकी पूर्वी सीमा पर पश्चिम बंगाल और पश्चिमी सीमा पर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरी सीमा पर बिहार तथा दक्षिणी सीमा पर उड़ीसा है। ठीक है, तो ये इसका हो गया पड़ोसी के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं झारखंड की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 32,98,81,134। ठीक है, तो इतना है, मतलब कि 3,29,88,134। ठीक है, तो इतना जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। लेकिन हाल फिलहाल में बिहार की जनगणना हुआ था, तो अभी वहाँ पे 13 करोड़ समथिंग वहाँ बताया गया है। तो उसी के अनुसार आप झारखंड को भी ले सकते हैं। तो उतना तो नहीं होगा, लेकिन इसका दोगुना जरूर चल गया होगा। ठीक है, अब 19वीं शताब्दी से पहले झारखंड बंगाल का हिस्सा था। 19वीं शताब्दी से पहले था। आप लोगों को पता होगा जब कब बिहार बंगाल से अलग हुआ था। तो देखिए 1 अप्रैल 1912 को यह अलग होकर के बिहार में आ गया था। जो झारखंड था तो पहले बंगाल बिहार उड़ीसा ये सब था, तो उससे अलग होकर के जो बिहार था वो अलग आ गया था। ठीक है, और झारखंड बिहार का ही हिस्सा था। ठीक है, बिहार में भी इसकी भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन हुए। जब बनने लगा तो बिहार में भी 1936 में बिहार से पृथक होकर उड़ीसा राज्य बना। ठीक है, अब उड़ीसा राज्य भी अलग हो गया। अब 1948 में इसे सरायकेला खरसावां को सम्मिलित कर लिया गया था। उन्नीस सौ 48 में क्या हुआ था? सरायकेला खरसावां को सम्मिलित किया गया था। 1953 में पुनर्गठन आयोग ने इसके 5,543 किलोमीटर भूभाग को बंगाल में मिला दिया गया। इस प्रकार 3 बार विभाजन के बाद बिहार का कुल क्षेत्रफल 17,40,38 वर्ग किलोमीटर रह गया। इसमें से 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में के रूप में झारखंड राज्य को अलग कर लिया गया। तो देखिए बिहार के कितना बार अलग हुआ है। ठीक है, जनसंख्या के दृष्टि से भारत की कुल जनसंख्या कितना है? तो जनसंख्या की दृष्टि से मतलब भारत की कुल जनसंख्या का 2.72% झारखंड में है। इस आधार पर यहाँ का जनसंख्या 414 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है,
अब इसकी भूगर्भिक संरचना देखेंगे, झारखंड का कि भूगर्भिक संरचना कैसा है। तो झारखंड क्षेत्र अति प्राचीन संरचना गोंडवाना भूमि का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। यह क्षेत्र एक लंबे भूगर्भिक काल में अनेक भूगर्भिक हलचल एवं परिवर्तन को देखता रहा। इन परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही यहाँ के अनेक युग का विविधता और चट्टानों में मिलती है। झारखंड के भूगर्भिक निर्माण के प्रमुख चरण इस प्रकार हैं। तो कब कब इसका निर्माण हुआ है तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कैसे कैसे है, ठीक है। पहला जो है प्राचीन युग का आर्कियन निर्माण, दूसरा है नवीन आग्नेय निर्माण, तीसरा है विंध्य युगीन निर्माण, चौथा है गोंडवाना युगीन निर्माण, पांचवा है राजमहल ट्रैप, छठा है तृतीय कल्प के निर्माण, सातवां है लेटेराइट का निर्माण और आठवां है नवीन जलोढ़ का निक्षेप, ठीक है। तो इस टाइप से इसको निर्माण हुआ है, नवीन जलोढ़ निक्षेप से निर्माण हुआ। आगे है झारखंड के भूगर्भिक निर्माण के उपरोक्त चरणों का विश्लेषण निम्नवत है। झारखंड क्षेत्र के आधार का निर्माण आर्कियन युग की प्राचीनतम शैलों अथवा चट्टानों से जुड़ा है। इसमें ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट प्रमुख है। इस पठार के 90% भाग पर इन्हीं चट्टानों का विस्तार है। अन्य प्रमुख चट्टानों में जो शेष 10% पाई जाती है वे गोंडवाना युग की परतदार कोयला प्रधान चट्टान, विंध्य युग की बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर प्रधान चट्टान, राजमहल ट्रैप, लेटेराइट का निर्माण, बॉक्साइट और नदियों द्वारा निक्षेपित जलोढ़ प्रमुख है। आर्कियन युग के चट्टान मुख्यतः 2 वर्ग में विभाजित की जाती है। प्रथम केंद्रित परतदार चट्टान अथवा धारवार क्रम की चट्टान तथा द्वितीय विस्तृत भाग को घेरने वाली आग्नेय चट्टान। प्रथम वर्ग की धारवार युगीन परतदार चट्टान कोल्हान के क्रम के रूप में पठार के दक्षिण क्षेत्र अर्थात सिंहभूम में पाई जाती है। इन चट्टानों में लौह अंश की प्रमुखता के कारण इन्हें लौह क्रम की चट्टान कहा जाता है। धारवार क्रम की चट्टान का दूसरा विस्तार गया बिहार में है। हजारीबाग से मुंगेर तक के इस युग का संरचना में लोहा, मैंगनीज, तांबा, काइनाइट, क्रोमाइट और बहुल्य खनिज दक्षिण में तथा अभ्रक, चीनी मिट्टी, कैसाइट, चूना पत्थर जैसे अत्यधिक खनिज उत्तरी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब खनिज इसमें ऐसे पाए जाते हैं इस तरह के चट्टान में, ठीक है। दूसरे वर्ग के अंतर्गत इस युग के आग्नेय चट्टानों के रंध्रों में खासकर सिंहभूम क्षेत्र में क्रोमाइट और एब्सटेस्ट के निक्षेपण मिलते हैं। इस काल में पर्वत निर्माणकालीन हलचलों का प्रभाव यहाँ पर पड़ा, जिसके फलस्वरूप पर्वतों में वलयन भ्रंशन हुए, जिसमें छोटी छोटी पहाड़ियों का निर्माण हुआ है। इन पहाड़ियों का कालांतर में अपरदन होता है। इस दौरान दलमा धनजोरी क्षेत्र में लावा का उद्गार हुआ है, जिसमें समतलप्राय ग्रेनाइट, नीस, प्लेन पर लावा का जमाव हो गया है। यह लावा वलित के रूप में पाया जाता है। रोहतास पठार का दक्षिण भाग, जिसमें पलामू व गढ़वा जिले के कुछ भाग आते हैं, के परतदार चट्टान में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट, डोलोमाइट की प्रधानता है। गोंडवाना युगीन चट्टान की प्रधानता दामोदर नदी और अरंगा नदी में है। पठारी भाग के विस्तृत कोयला निक्षेपण इन्हीं चट्टान में पाए जाते हैं। उच्च कोटि के कोयला निक्षेपण के कारण पठार का महत्व काफ़ी बढ़ रहा है। गोंडवाना तलछटों का निक्षेपण जिस क्षेत्र में हुआ है, उन्हें सबसे विशाल क्षेत्र
दामोदर नदी क्षेत्र है। यह हर्षणीय परिवर्तन काल के भ्रंश घाटी का क्षेत्र है। दामोदर घाटी में निरंतर तलछट के निक्षेपण के कारण त्रिशीय कल्प तक में 5000 फीट मोटी परत के रूप में मध्य गोंडवाना या महादेव श्रृंखला का निर्माण हुआ है। छोटा नागपुर पठार के पश्चिम भाग की उच्च भूमि का पाट क्षेत्र कहा जाता है। यह पश्चिम भाग रांची वर्तमान लोहरदगा से लेकर के दक्षिण पलामू जिले तक फैला है। इसमें उत्पन्न लेटेराइट अपरदन क्रिया के फलस्वरूप बॉक्साइट का निक्षेपण हुआ है। पठारी भाग में लेटेराइट का निक्षेपण ऊंचे स्थलीय भाग में पाया जाता है। राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में राजमहल ट्रैप का उद्भव हिमालय उत्थान से पूर्व की घटना है। जलोढ़ के निक्षेप कुछ सीमा जैसे राजमहल के पूर्वी भाग सोन घाटी, स्वर्ण रेखा के निचली घाटी और पठार के उत्तरी छोर पर पाए जाते हैं। झारखंड के कोडप्पा क्रम का चट्टान का न पाया जाना यह सिद्ध करता है कि यह क्षेत्र हमेशा समुद्र तल से ऊपर रहा है। संरचनात्मक विकास एवं सेल स्थानांतरण, आगे देखना अगला टॉपिक है संरचनात्मक विकास एवं सेल स्थानांतरण। इसमें क्या है, इसका संरचनात्मक विकास के बारे में हम लोग को जानना है। तो इसमें देखिए, यह उल्लेख है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र संपूर्ण भारत में यह स्थिर पठार के रूप में है। झारखंड का पठारी भूभाग इसके उत्तर पूर्वी छोर का एक अंश है। यह भूभाग क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है। पठार के प्रारंभिक संरचनात्मक आधार स्तर जिस पर धारवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ था, इस प्रकार रूपांतरित हो चुकी है कि उसके मूल रूप को पहचानना कठिन हो गया है। आर्कियन आद्य कल्प की चट्टान को छोड़कर अन्य कल्प की चट्टान अधिकांशतः क्षैतिज ही पाई जाती है। आर्कियन काल के बाद इस क्षेत्र में गोंडवाना शैलध्वंस का निक्षेपण, दक्कन ट्रैप, ज्वालामुखी सक्रियता का प्रभाव क्रिस्टियस काल में या उसके बाद गोंडवाना लाइन के विघटन के साथ टर्सरी काल में हुए हलचल के बाद कोई भी विवर्तनिक या संरचना के हलचल नहीं हुआ है। झारखंड के उत्तरी और मध्यवर्ती तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियों प्री कैम्ब्रियन कालीन पर्वत है। तो ये संरचनात्मक विकास है। पूर्व कैम्ब्रियन आद्य महाकल्प के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, इस कल्प में इस कल्प की चट्टान जीवाश्म रहित है। इस महाकल्प के दो भाग में विभाजित किया गया है। एक किया गया है प्रोटोजोइक समूह और एक आर्कियन समूह। ठीक है, तो आर्कियन समूह की चट्टान को आधार जटिल समूह या मूल शैल समूह कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक विचारधाराएं हैं। संरचनात्मक विक्षोभ, विवर्तन एवं आग्नेय सक्रियता के कारण इसमें रूपांतरण हुआ है। झारखंड क्षेत्र में इस समूह का वर्गीकरण इस प्रकार है: नए डोलेराइट, आर्कियंस, ग्रेनोफायर एवं सोडा ग्रेनाइट, चक्रधरपुर शैल, छोटा नागपुर शैल, अल्प सिल्क शैल, गैब्रो, अनार्थासाइड, कोल्हान सांग, दलमा, धंगोरी लावा, धंजोरी पलुआ पत्थर व कॉलोमरेट। इसके अलावा लौह अयस्क संघ के अंतर्गत झारखंड में शामिल है सिंभूम ग्रेनाइट, ऊपरी शैल बलुआ पत्थर, ज्वालामुखी शैल, पट्टी हेमेटाइट, कोटरजाइट, निम्न शैल लावा प्रभाव बलुआ पत्थर के कॉलरमेट, ये सब है। तो
पूर्व कैम्ब्रियन आदि महाकाल में इसका निर्माण ये सब हुआ है। ठीक है। आगे है पूर्ववर्ती रूपांतरित चट्टान के बारे में। इस आधारभूत समूह में अब्रक, कोलोराइट, क्वार्टजाइट, शिस्ट, हार्नब्लैड आदि पाए जाते हैं। ये सभी लौह अयस्क संघ के निक्षेपण के पूर्व बलित एवं अपर्दित हो चुके हैं। इस चट्टान समूह के ऊपर विषम विन्यास पाया जाता है। इसके ऊपर अयस्क निक्षेप पाया जाता है। संपूर्ण छोटा नागपुर में यह मैग्मेटाइटीकरण के कारण अभ्री की शिष्ट शैल में परिवर्तन हो गया है। चक्रधरपुर शैल इन्हीं के भाग है। अल्पशिल शैल के बारे में समझेंगे। अल्पशिल शैल यह दक्षिण सीमों में परिवर्तित फ्लोराइट के रूप में मिलता है। चाईबासा के निकट अप्रत्यत शिल्प शैल यह दक्षिण सिंहभूम के में परिवर्तित प्रेडाइट के रूप में मिलता है। चाईबासा के निकट सैस्मोनाइट जैसे अल्प सिल्क चट्टान के साथ क्रोमाइट का निक्षेप पाया जाता है। छोटा नागपुर शैल सिंहभूम और गंगपुर के उत्तर में विस्तृत शैल चट्टानें छोटा नागपुर शैल के नाम में जानी जाती है। इसमें क्वार्ट्ज, माइक्रोक्लिनिक, बायोटाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। सिंहभूम ग्रेनाइट यह बाथोलिक आकार में सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसमें बायोटाइट, ग्रेनाइट से लेकर के एल्लोमाइट, ट्रोजोमाइट और हल्के रंग के ग्रेनाइट पाए जाते हैं। नए डोलेराइट यह सिंहभूम में पाया जाता है और 700 मीटर तक मोटा होता है। यह डोलोराइट चट्टान है, लेकिन कहीं कहीं अन्य चट्टान भी बन गई है। इसका विस्तार मुख्यतः उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम दिशा में है। झारखंड के उत्तरी पश्चिम भाग में सीमा का निर्धारण करती सोन नदी घाटी का कुछ क्षेत्र शामिल है। यह भी आर्कियन समूह की उपस्थित पाई जाती है। यह शिष्ट चट्टानें हैं। इन्हें दो भाग में रखा गया है। निचला अगोरी समूह में स्लेट क्लोराइट है, शिष्ट क्लोराइट है, जैस्पर, चूना पत्थर आदि, जबकि ऊपरी समूह में स्लेट, ग्रेनाइट आदि प्रमुख है। इसी कल्प में झारखंड के दक्षिण क्षेत्र में संभिनित भूचलन, लावा निरूपण, अंतर्धान और अपवाद की जो घटना घटी उसकी छाप आज भी सुरक्षित है। इस संदर्भ में आर्कियन युगीन महाकंसधोह एवं सिंहभूम आर्कनिज, ग्रेनाइट, दलमा और धनझोरी लावा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कडप्पा श्रेणी में कोल्हान संघ के नाम से जानी जाती है। यह दक्षिणी सिंहभूम एवं केओंझर ओडिशा जिले के उत्तरी क्षेत्र में लौह अयस्क संघ के ऊपर विषय विन्यास के साथ अवस्थित है। यह संघ या श्रेणी कॉन्ग्लोमरेट सेल और बलुआ पत्थर के साथ मिलकर विंध्यन श्रेणी का विकास झारखंड के उत्तरी पश्चिम सोन क्षेत्र में से संबंधित है, लेकिन यह स्पष्ट झारखंड की सीमा से लगभग 30 किलोमीटर आगे डेहरी ऑनसन में ओमझरिया के बाजीगढ़ शैल में अवसादी पैटराइट के रूप में पाया जाता है। सोन घाटी क्षेत्र सेमरी श्रेणी के नाम से परिचित रोहतास समूह 120 से 150 मीटर मोटे चूने के पत्थर और शैल के स्तर में निक्षेपित है।
अगला टॉपिक हम लोग का है पुराजीव महाकल्प कैम्ब्रियन काल से प्रमित काल। कैम्ब्रियन काल से लेकर के प्रीमियम काल तक 6 कल्प हैं। इसमें कैम्ब्रियन सबसे प्राचीन है। पुराजीव महाकल्प के संपूर्ण भारत में या विश्व में 2 भाग मिलते हैं। कैम्ब्रियन से मध्य कार्बोनिफेरस का निचला स्तर है और ऊपरी कार्बोनिफेरस से प्रीमियम काल तक का ऊपरी स्तर। झारखंड में इस महाकल्प के तहत एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि कैम्ब्रियन काल से लेकर के पर्मियन काल तक यह क्षेत्र न केवल समुद्र तल से ऊपर रहा बल्कि यह किसी व्यापक विवर्तनक घटनाओं से भी मुक्त रहा। ऊपरी विस्तार हुआ। इस भ्रंश घाटी और अन्य बेसिन में गोंडवाना युगीन अवसाद की एक लंबी प्रक्रिया चली। इन्हें अवसादी शैल स्तर में कोयला पाया जाता है। इस प्रकार गोंडवाना महासंघ का काल ऊपरी कार्बनिक कल्प में से त्रिशीयक कल्प तक माना जाता है। यह केवल गोंडवाना अवसादों का समूह माना जाता था, लेकिन भौगोलिक विस्तार और निक्षेपण के समय ही व्यापकता को देखते हुए अब इसे महासंघ की मान्यता दी गई है। झारखंड में केवल दामोदर घाटी के भ्रंश क्षेत्र का क्रम पाया जाता है। गोंडवाना में तालचीर और दामोदर संघ है। ऊपरी गोंडवाना में महादेव संघ है और निचला स्तर पंचायत श्रेणी है। तालचीर संघ के बारे में जानते हैं अब आगे। यह सब फालतू की चीज़ है, अपना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार इसको पढ़ भरते रहे हैं। गोंडवाना महासंघ का यह सबसे निचला समूह है। यह उन सभी स्थानों में पाया जाता है जहां निचला गोंडवाना महासंघ का विस्तार हुआ। इनका नाम उड़ीसा के तालचीर नामक स्थान पर आधारित है। इसके ऊपर हरे रंग के शैल तथा बलुआ पत्थर पाए जाते हैं जो 100 से 125 मीटर मोटा है। दामोदर संघ तालचीर संघ के ऊपर कोयले के स्तर से युक्त चट्टान की मोटी श्रृंखला मिलती है जो दामोदर संघ कहलाती है। इसे 4 समूह में विभाजित किया गया है। कर हरबारी ब्राकर अनुपादिक लौह प्रस्तर रानीगंज समूह। तो इसको 4 समूह में बांटा गया है। करवाहरी समूह दामोदर घाटी में विस्तृत हुआ है। यह समूह गिरिडीह कोयला क्षेत्र में तलचीर श्रेणी से अलग होता हुआ दिखाई देता है। इसमें 60 से 120 मीटर मोटी ग्रिट बलुआ पत्थर शैल आदि पाए जाते हैं। बराकर समूह का नाम बराकर नदी पर आधारित है। यह समूह गोंडवाना महासंघ का सर्वाधिक प्रमुख कोयला समूह क्षेत्र है। यहाँ 750 मीटर मोटे सफ़ेद या भूरे रंग के बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। इन्हें परतों के बीच कोयले की परत पाई जाती है। झरिया कोयला क्षेत्र में ऐसी परत पाई जाती है। अनुत्पादक लौह प्रस्तर समूह बराकर और रानीगंज समूह में स्थित है। यहाँ 420 मीटर मोटा बलुआ पत्थर का जावा पाया जाता है, लेकिन यह कोयले के स्तर नहीं मिल लेते हैं, इसलिए इसे अनुपादिक शैल समूह के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कोई स्थान पर लिमोनाइट उपस्थित है। इस्पात कारखाना में इसका प्रयोग अयस्क के रूप में किया जाता है। रानीगंज समूह की स्थिति इन्हीं अनुपादक लौह प्रस्तर समूह के ऊपर है। यहाँ 1000 मीटर मोटी कोयले की परत का समूह है।
सबसे अधिक विकसित रानीगंज में ही होने के कारण यह समूह का नाम रानीगंज समूह पड़ गया है। इसमें पाए जाने वाले बलुआ पत्थर बराकर समूह के बलुआ पत्थर की तुलना में महीन कण वाले बराकर कोयला संस्तरों की तुलना में महीन कण वाला है। बराकर कोयला संस्तरों की तुलना में रानीगंज समूह के कोयला स्तरों में वाष्पशीलता एवं नमी की मात्रा कम पाई जाती है। आगे महासंघ के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इसके बाद मध्यजीवी कल्प के बारे में जानेंगे हम लोग। देखिए, महासंघ के निचले स्तर पर पंचेत समूह का जमाव है। इस समूह के निर्माण के साथ ही निचले और मध्यवर्ती गुंडौना महाकल्प की सीमा खत्म हो जाती है। इसके ऊपरी गुंडौना महासंघ के शैलों का निक्षेपण हुआ है। पंचेत समूह 450 मीटर से 600 मीटर मोटे बलुआ पत्थर के ऐसे स्तर का नाम है जो रानीगंज के दक्षिण में रानीगंज समूह के ऊपर विकसित हुआ है। आगे देखते हैं मध्य महाजीवी कल्प के बारे में। ठीक है, मध्य महाजीवी कल्प, इसमें हम लोग को जानना है इस महाकल्प में के 3 कल्प हैं। सबसे प्रारंभिक काल ट्रियासिक महाकल्प को जुरासिक और अंतिम काल को क्रेटियस कहते हैं। ट्रियासिक कल्प में उत्तरी गोंडवाना के स्तर पाए जाते हैं। यह महादेव और राजमहल तथा पंचेत श्रेणी के रूप में पाए जाते हैं। रानीगंज में पंचेत श्रेणी के निचले भाग में हरे और भूरे रंग के बलुआ पत्थर तथा अभ्रकी और बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। इसके समान समूह का विकास औरंगाबाद और बोकारो कोयला क्षेत्र में हुआ है। जुरासिक कल्प में गोंडवाना क्षेत्र में गोंडवाना समूह का निक्षेपण रहा है। गोंडवाना समूह के ऊपर अवस्थित राजमहल समुदाय के पाददशमों के आधार पर सहानी ने उन्हें जुरासिक काल के समतुल्य माना है। डॉक्टर स्पैथ के मत में यह निम्न क्रेटेशियक युगीन है। जुरासिक कल्प में ही राजमहल क्षेत्र लावा निसरण से प्रभावित हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में ग्रेनाइट का अपर्दित धरातल तथा गोंडवाना के औषधि बेसिन लावा की परत से ढक गए हैं। क्रेटेशियस काल का अंतिम चरण आग्नेय गतिविधि का काल था। बुंदेलखंड और झारखंड के बॉक्साइड और लेटेराइट पहाड़ी डेक्कन ट्रैप का ही प्रमाण प्रस्तुत करती है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि क्रेटेशियस काल में रांची पठार के पश्चिम भाग में स्थानीय रूप से लावा प्रवाह उत्पन्न हुआ है। इस परिकल्पना के आधार पर राजमहल ट्रैप को डेक्कन ट्रैप के समान ही बताया गया है। अतः राजमहल ट्रैप जुरासिक काल का रूप है, जबकि पश्चिमी रांची या पाट क्षेत्र का ट्रैप क्रेटेशियस काल का है। आगे देखेंगे नूतन जीवी महाकल्प। ठीक है, तो नूतन जीवी महाकल्प को देख लेते हैं। नूतन जीवी महाकल्प मध्यवर्ती महाकल्प की समाप्ति के बाद आया। इस कल्प के प्रारंभ में पृथ्वी से विशालकाय जीवों का समापन हो गया। वनस्पतियों में भी इस प्रकार जीवाश्म और साइकोडोफाइट विलुप्त हो गए। उनके स्थान पर एंजियोस्पर्म पाए जाने लगे। इस महाकल्प में स्तनधारियों और खास तौर पर मनुष्य की उत्पत्ति की विशेष घटना घटी हुई है। यही कारण है कि
इस कल्प में नूतनजीवी महाकल्प के नाम से पुकारा जाता है। इस महाकल्प के शैल में जीवित जातियों के जीवाश्म पाए जाते हैं। इस महाकल्प का प्रारंभ प्लियोसीन युग से होता है। झारखंड में संरचनात्मक विकास की प्रक्रिया तृतीय कल्प की विवर्तनिक प्रक्रियाओं द्वारा ही पूरी होती है। इसके लिए हिमालय के क्रमिक उत्थान को जिम्मेदार समझा गया है। द्वितीय उत्थान मध्य मायोसीन काल में हुआ है तथा तृतीय उत्थान प्लायोसीन काल में हुआ है। इसी क्रम में झारखंड भी 3 उत्थान में हुए हैं। प्रथम उत्थान की घटना के कारण पश्चिमी रांची के लावा क्षेत्र का भूभाग का ऊपर उठा और लगभग 300 मीटर ऊंचा पठार बन गया। द्वितीय उत्थान के समय पश्चिमी उत्थित पठार तथा छोटा नागपुर का मध्यवर्ती भाग पुनः 300 मीटर तक उठ गया। तीसरे उत्थान में संपूर्ण छोटा नागपुर 200 से 300 मीटर तक ऊपर उठ गया। आगे जानते हैं भौतिक विभाग के बारे में। भौतिक विभाग के बारे में जानते हैं तो इसमें है कि झारखंड पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग है। यह त्रिधरातलीय पठार के रूप में है, जो पाट पठार, रांची पठार, हजारीबाग पठार, कोडरमा के नाम से प्रसिद्ध है। इन सभी पठारों की औसत ऊंचाई 760 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ की पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। यह राज्य की भौतिक विकास के आधार पर 4 भाग में बांटा गया है। एक पाट का पठार, रांची का पठार, निचला छोटा नागपुर, राजमहल उच्च भूमि और अपर्दित मैदानी भाग। तो ये 4 में बांटा गया है और चारों को देखते हैं। ठीक है, पाट पठार और बगडू आदि क्षेत्र है। इस पठार की अधिकतम ऊंचाई 3600 फीट है और न्यूनतम ऊंचाई 2500 फीट है। यह पठार झारखंड के लोहरदगा, लातेहार, पलामू, गुमला जिले में फैला हुआ है। रांची का पठार का विस्तार लोहरदगा और गुमला जिले तक है। इस पठार के सीमावर्ती क्षेत्र में ढाल पाए जाते हैं, जिसमें बहती हुई नदियां जलप्रपात का निर्माण करती है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्रदाय मैदान का उदाहरण है। इन पठारों की ऊंचाई लगभग 2000 फीट है। इसके ऊपरी भाग को टांड और निचला भाग को दोन कहा जाता है। हुंड्रू जलप्रपात 73 मीटर की ऊंचाई पर, दसम जलप्रपात 39 मीटर की ऊंचाई पर है। रांची का पठार और हजारीबाग का पठार प्राचीन काल में एक ही थे, जो बाद में दामोदर नदी के धारा के कारण अलग हो गए। हजारीबाग के पठार की ऊंचाई 1000 मीटर है। छोटा नागपुर का निचला पठार धरातलीय है, जो संप्रदाय, और इसकी ऊंचाई 350 फीट है और यह बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, सिंहभूम में फैला हुआ है। यह खनिजपूर्ण पठार है। अपर्दित मैदान भूभाग नदियों घाटी का भूभाग है और समतल निम्न मैदानी भाग का क्षेत्र है। इन चट्टानों में ग्रेनाइट और नीस की प्रचुर मात्रा में है। दामोदर बेसिन और राजमहल की पहाड़ी इसी निम्न क्षेत्र में स्थित है। भूवैज्ञानिकों ने स्वीकार किया कि झारखंड के चट्टानों में प्राचीन काल से अब तक हुए भौगोलिक परिवर्तन के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 620 मीटर मिलती है, लेकिन कुछ भाग 3800 फीट से अधिक ऊंचे हैं, तो कुछ क्षेत्र 250 फीट से भी कम ऊंचे हैं।
झारखंड प्राचीन पठार का भाग है, अतः लंबे अपर्दन एवं उत्थान के कारण यह अत्यधिक कटे फटे एवं निचले धरातल अवशिष्ट पहाड़ी भ्रंश कागरो दरार घाटी आदि का विकास हुआ है। झारखंड के ऊंचावच संबंधी शोध से स्पष्ट होता है कि झारखंड एक पठारी नहीं वरन पठार के क्रम में रूप में फैला हुआ है तथा प्रत्येक पठार भ्रंश कगार द्वारा एक दूसरे से पृथक है। 500 फीट की समोच्च रेखा इसे बिहार के मैदान से पृथक करती है। ऊंचावच के दृष्टिकोण से झारखंड को निम्नवत प्रमुख इकाई में विभाजित किया जा सकता है। पाट प्रदेश झारखंड का सबसे पश्चिम एवं सबसे ऊंचा वाला पाट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार पलामू, गढ़वा, लोहरदगा, उत्तरी गुमला में मिलता है। इसकी ऊंचाई 2500 से 2600 फीट है। नेतरहाट सबसे ऊंचे क्षेत्र में है जिसकी ऊंचाई है 3514 फीट, मतलब कि इसको 1070 मीटर है। ठीक है। पाट वस्तुतः एक स्थानीय नामकरण है जो सपाट चोटियों से युक्त पहाड़ियों को इंगित करता है। रांची तथा हजारीबाग का पठार पाट प्रदेश के पूर्व समान ऊंचाई औसत ऊंचाई 2000 फीट के दो पठार रांची पठार और हजारीबाग पठार पाए जाते हैं। ये दोनों पठार दामोदर घाटी द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। छोटा नागपुर का पठार इसकी औसत ऊंचाई 1000 फीट पाई जाती है, परंतु झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की पहाड़ी 4480 फीट है, 1365 मीटर इसी में है। राजमहल की पहाड़ी यह संथाल परगना में 500 से 100 फीट ऊंचा लावा से निर्मित है। अगला है चाईबासा का मैदान। यह उत्तर में दालमा पूरब ढालभूम, पश्चिम में सनंडा और दक्षिण में कोल्हान श्रेणी से घिरा हुआ है। यह क्षेत्र 500 फीट ऊंचा है। ठीक है, तो ये सब रहा हमारा आज का एक टॉपिक क्लियर हुआ। उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी आप सभी को पसंद आए होंगे। हम अगला जो जानकारी है झारखंड के जलवायु के बारे में लेकर के आएंगे और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में झारखंड के जलवायु आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।